तो दिवाली आने के बाद ठीक दिवाली से पहले हमारे साथ एक ऐसे मेहमान जुड़ रहे हैं जिनसे हम आज चर्चा करके आपके न केवल इस बार की दिवाली बेहतर होगी बल्कि आने वाली कई दिवालियां बेहतर हो सकती हैं, क्योंकि पुरानी कहावत है, कहते हैं ज्ञान का नाश नहीं होता। और एक ज्ञानी हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं, उनका नाम है आशीष सोमैया। मेरे पुराने मित्र हैं, पहले एक अलग फॉर्म में होते रहे, धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस हाई हुआ, मार्केट ने साथ दिया, नई कंपनी के CEO बने वाईकॉट कैपिटल के। आशीष भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जैसे आप पहले काम करते थे और बेहतर तरीके से अब आप काम करते हैं, इसलिए आपके इंटेलिजेंस की हमको हमेशा ज़रूरत रहती है। और आप, मैं बोलूँगा, इस समय बिल्कुल सही समय पर रहूँ। एक तो त्योहारी सीज़न चल रहा है, दिवाली तो है ही है, लेकिन हम चाहते हैं कि न केवल इस बार के दिवाली बल्कि कई दिवालियाँ ठीक हो जाएँ। उसलिए थोड़ा आप हमको गाइडेंस दीजिए। पहला पॉइंट सर, मार्केट जहाँ पे खड़ा है उसके पास दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये है कि हम 25% से ज़्यादा एक साल में कमा के आए हुए हैं। ये एबनॉर्मल इन नेचर है मार्केट का। निफ्टी का मैं रिटर्न आपको बता रहा हूँ। दूसरी चिंता मार्केट की ये है कि इतने बढ़िया रिटर्न देने के बाद मन को कैसे समझाएं कि अब आप 5% से काम चलाएं, ये कैसे समझाएं मन को। और दूसरा, AFIs की चिंता ज़्यादा बड़ी है या फिर ये एक हिस्सा है मार्केट का, ज़्यादा डरने घबराने की चिंता की बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को आमंत्रित करने के लिए। और सबसे पहले आपके सारे व्यूअर्स को, दर्शकों को और आपको, पूरी टीम को मेरी तरफ से, ET नाउ स्वदेश की पूरी टीम को मेरी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबका आने वाला साल मंगलमय हो, यही मेरी प्रार्थना है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। देखिए, आपने जैसे बताया कि पिछले एक साल का निफ्टी का रिटर्न 25% है, तो देखिए क्या है कि दो चीजों का अनुमान आप इससे लगा सकते हैं कि भाई एक साल का रिटर्न 25% है तो अभी निफ्टी बहुत हाई है, या तो आप ये भी बोल सकते हैं कि एक साल पहले निफ्टी बहुत लो थी। तो मैं दोनों तरफ का कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं दोनों चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। तो आप ये देखिए कि भाई पिछले 5 साल का रिटर्न क्या है, फिर देखिए पिछले 3 साल का रिटर्न क्या है, पिछले 2 साल का रिटर्न क्या है, पिछले 1 साल का रिटर्न क्या है, किस तरीके का सीरीज हम देखते आ रहे हैं। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि देखिए पिछले 3-4 साल में मार्केट में कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए, कई ऐसे वाकयात हुए जिसकी वजह से वॉलेटिलिटी बढ़ गई है। अभी हम जरूर बोल रहे हैं कि एक साल में निफ्टी 25% ऊपर है, लेकिन और आज सुबह हमने देखा है कि भाई इंडिया और चाइना के जो बॉर्डर इश्यूज है उसके ऊपर एक तरीके से समझौता हो रहा है। लेकिन अगर मैं आपको एक साल पीछे लेके जाता हूं तो अक्टूबर 2023 में बस वेस्ट एशिया का वॉर स्टार्ट ही हुआ था, और अक्टूबर 2023 में हर सुबह हम न्यूज पढ़ते थे कि चाइना के एयरक्राफ्ट जो हैं वो पता नहीं ताइवान को कब अटैक करेंगे। करेक्ट। अगर आप 2 साल पहले चले जाएं तो मई 2022 में तेल का दाम $129 था, निफ्टी का लेवल 15,200 था, और थर्ड वर्ल्ड वॉर बस होने ही जा रहा था तभी। करेक्ट। अगर आप 4-4.5 साल पहले चले जाएं तो ऐसा करीब करीब ऐसा अनुमान लग गया था कि भाई हम ही लोग सब डायनासोर है, दुनिया खत्म होने वाली है। राइट। तो डिम्पी जी, बात क्या है कि भाई पिछले 2-3 साल में कई बार मार्केट में भारी गिरावट आई। तो आज हम 25% ऊपर इसलिए हैं क्योंकि भाई पिछले एक साल पहले 17,000 पे थे या 17.5 पे थे। उसके 2 साल पहले हम 15.5 तक पहुंच गए थे, और कोविड के समय तो हम 8,700 पे पहुंच गए थे। तो ये पिछले 2-3 साल को आप हटाइए और ये देखिए कि भाई 5 साल पहले हम कहां पे थे। आपको पता चलेगा 5 साल का निफ्टी का रिटर्न 17 से 18% कंपाउंडेड है। अब 5 साल का निफ्टी का रिटर्न जब 17 से 18% कंपाउंडेड है तो निफ्टी की जो EPS ग्रोथ है वो भी 17 से 18% कंपाउंडेड है। सो बोलने वाली बात यह है कि जब भी कोई मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट्स होते हैं, जब भी कोई बाजार में हादसा होता है और हम बिल्कुल बॉटम के पॉइंट से फिर अगर निफ्टी का रिटर्न गिनना शुरू करेंगे तो हमको ऐसे लगेगा कि भाई बहुत चल गया, बहुत अति हो गई है। लेकिन थोड़ा लंबा देखेंगे, 5 साल वगैरह आप देखेंगे तो जरूर एवरेज से ज्यादा रिटर्न मिला है, लेकिन कोई अति नहीं हुई है, एटलीस्ट लार्ज कैप इंडेक्स में। और अगर स्मॉल कैप मिड कैप में करेक्शन देखने को मिल रहा है तो अच्छी बात है, उसमें कोई चिंता का विषय नहीं है, वो तो ऐसे ही चलेगा। आई डोंट थिंक मार्केट में, ये नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट अभी बहुत सस्ता है या किसी को बहुत रिस्क लेना चाहिए, लेकिन मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि भाई ऐसी कोई अति नहीं हो गई है कि भाई बस मतलब अब यहाँ से बस निकल ही जाओ। और मुझे ऐसा भी नहीं लग रहा है कि 5% रिटर्न बनेगा। मुझे लगता है रिटर्न फिर भी बनेगा, केवल लोगों को थोड़ा वॉलेटिलिटी का एपिटाइट रखना चाहिए और पोर्टफोलियो में रिस्क कम रखना चाहिए। आशीष, गुड मॉर्निंग। बाजार पिछले 3 सेशन से थका सा चल रहा था, लेकिन आपके आने के साथ साथ ही बैंक निफ्टी में देखिए निचले स्तरों से शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है। बहरहाल सेक्टर स्पेसिफिक अगर मार्केट को समझे, पिछले 3 महीनों के ट्रेंड कुछ ऐसे हैं कि सेक्टोरल रोटेशन का दौर ही नजर आ रहा है। ऐसे में केमिकल क्षेत्र की अगर बात करें
जो कंसर्न्स थे वो कुछ हद तक छटते हुए नजर आ रहे हैं। केमिकल सेक्टर में सप्लाई चेन को लेकर सरप्लस था, वो काफ़ी हद तक साफ हो चुका है। इसके बाद केमिकल प्ले को कैसे देख रहे हैं, और यहाँ से, क्योंकि केमिकल सेक्टर में हमने कल भी अच्छी खासी मजबूती देखी थी, सेंटिमेंट्स कैसे बनेंगे? देखिए, बिल्कुल सेक्टर रोटेशन का माहौल है केमिकल्स में। हमारा भी यही अनुमान है। जैसे हमारे काफी दिग्गज एनालिस्ट है मनोज गर्ग जी, जो सिंगापुर में हमारे टीम में शामिल है, इनका भी यही, हमारी टीम का भी यही मानना था पिछले 3-6 महीने से कि भाई कोविड के बाद सप्लाई की शॉर्टेज के बाद ओवर ऑर्डरिंग, ओवर स्टॉकिंग, और फिर अब जैसा आपने बताया सप्लाई चेन पूरा क्लियर हो रहा है, तो कम से कम फंडामेंटल्स पे आ गए हम लोग। ओवर स्टॉकिंग, ओवर सप्लाई की सिचुएशन हट गई है। और जो भी स्पेशलिस्ट और इन्वेंटर्स के साथ काम करते हैं या बहुत ही नीश एरियाज में काम करते हैं, उनके लिए इवन बेटर माहौल रहेगा। तो हमारे पोर्टफोलियोज में कंसिस्टेंटली केमिकल्स का एक्सपोजर है, नए आइडियाज भी चलते रहते हैं। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो पिछले 2 साल से कोई ज्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिली है मार्केट में। रोटेशन जिस तरीके से हो रहा है, मार्केट हमेशा रिलेटिव वैल्यू देखता है। तो पिछले 2 साल में अगर आप देखें, डिफेंस, पीएसयू, एनर्जी, कमोडिटीज, मार्केट एक तरीके से एंटी गवर्नेंस वाले थीम पे चल रहा था। लेकिन पिछले 2-3 महीनों से गुड गवर्नेंस, अच्छी कंपनियां, इस तरीके से एक रोटेशन देखने को मिल रहा है। तो केमिकल्स में भी जरूर हमको ऐसा लगता है कि यहाँ से कंस्ट्रक्टिव व्यू रहेगा और पोर्टफोलियो में एक्सपोजर भी सिग्निफिकेंट है। ऑलराइट, तो केमिकल्स पे आपका नज़रिया जाना। नमस्कार आशीष, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। मैं आपका नज़रिया पूरे अर्निंग्स पे ही लेना चाहूँगी, क्योंकि आशीष अगर हम देखें तो कंजम्पशन से कई सारी उम्मीदें लगाई जा रही थी। हालांकि ऑटो से भी उम्मीदें ज़रूर थी फेस्टिव सीजन सेल्स को लेकर, पर जिस तरीके से कॉमेंट्री आई है वो एक बड़ा डेंट ज़रूर है। तो अर्निंग्स के लिहाज से कौन से ऐसे सेक्टर्स रहेंगे आशीष जहां पर फोकस करना चाहिए? अभी कुछ फार्मा अर्निंग्स पर भी फोकस रहेगा। आई थिंक आपका एक कंस्ट्रक्टिव व्यू फार्मा स्पेस पे भी है, तो उस पर भी आप अपनी राय दीजिए कि फार्मा भी आपको कैसा लग रहा है फिलहाल? जरूर। देखिए, फार्मा, जितने भी डाइवर्सिफाइड फंड्स हम मैनेज करते हैं, आप फर्ज कीजिए कि BSE 500 में फार्मा का वेटेज 6% है, 6 to 7% के बीच में, तो अपने सारे पोर्टफोलियोज में 11-12% के ऊपर वेटेज है। और ये कंसिस्टेंटली, क्योंकि फार्मा एक ऐसा सेक्टर है जिसको अगर आप एक नजर से देखें तो इसको सेक्टर नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इसमें सारी कंपनियां बॉटम अप बेसिस पे चलती है। एक कंपनी का दूसरी कंपनी से कोरिलेशन कम होता है। लेकिन पिछले 3 महीनों में, जो पहले के सवाल में हम बात कर रहे थे, केवल फार्मा सेक्टर की बात नहीं है, पिछले 3 महीने में मार्केट में एक बिल्कुल रोटेशन हुआ है। तो पिछले 3 महीने का बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स में ही IT, फार्मा, कंज्यूमर, ये सब को देखने को मिल रहा है। तो एक है मार्केट का रिलेटिव वैल्यू को लेकर के रोटेशन, क्योंकि मार्केट में पिछले 2-3 साल से जो चला था वो चीजें गिर रही हैं, और 2-3 साल से जो अंडर परफॉर्म कर रही थी वो चीजों में रिकवरी आ रही है। तो अगर आप फार्मा को देखें, कंज्यूमर को देखें, ये सेक्टर्स बहुत ही हेट्रोजीनियस हैं, सेक्टर्स बहुत ही डाइवर्स हैं। लेकिन क्योंकि एक तरीके से रिलेटिव वैल्यू का रोटेशन हो रहा है, पूरे के पूरे सेक्टोरल इंडाइसेस ही पिछले 3 महीने में चल रहे हैं। तो फार्मा में अगर आप देखें, डोमेस्टिक फार्मा कंपनीज हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप फार्मा कंपनीज है। बड़ी फार्मा कंपनीज हमारे पोर्टफोलियो में ज्यादा है नहीं एक्चुअली। स्मॉल कैप, मिड कैप जो कंपनीज हैं, डोमेस्टिकली ओरिएंटेड कंपनीज हैं। और फार्मा में अगर आप देखें, हमारे फंड्स में पूरे की पूरी डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर है। तो आप हॉस्पिटल से लेकर के मेडिकल सप्लाईज, डायग्नोस्टिक्स और फार्मास्यूटिकल कंपनीज, API, CRO, CDMO, पूरा का पूरा स्पेस, सारे स्पेस में एक्सपोजर है। आशीष भाई, एक बस छोटा सा पॉइंट आपसे और समझना था। कहीं पे आपको कोई ऐसा सेगमेंट दिखता है जो अगले 2, 4, 5 साल के लिए बहुत अच्छे से ग्रोथ दिखाए? देखिए, पिछली बार आपने देखा ही होगा कि कुछ सेगमेंट ऐसे जिन्होंने काफ़ी अच्छा ग्रो किया, जैसे सरकार की कंपनीज रहीं, उसमें डिफेंस था, उसमें रेलवेज था। फिर आपने ये नहीं देखा कि कौन सी कंपनी को खरीदना है, फिर एक बड़ी पॉलिसी ने, एक बड़े फ्रेमवर्क ने ऐसा काम किया कि पूरे सेक्टर को उड़ा के लेके गया। ऐसा कहीं कुछ दिखता है? कहीं भी कुछ दिखता है तो आप थोड़ा भी हिंट कर देंगे तो उससे जुड़ी हुई कंपनीज ढूंढ लेंगे हम। मैं हमेशा, मुझे ऐसा लगता है कि एक जो हमारी इंडस्ट्री है, मैं केवल एसेट मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, कैपिटल मार्केट इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। और पहले भी मैंने इसके बारे में बताया है कि जो कैपिटल मार्केट इंडस्ट्री है, जितना लोग समझते हैं उतनी सिक्लिकल नहीं है। तो और इनफैक्ट अगर आप, जैसे इसके पहले आप गवर्नमेंट कंपनीज की बात कर रहे थे, तो वो तो बस एक मूड और माहौल था, एक मैक्रो एनवायरनमेंट बनता है कि भाई जब ब्याज दर बढ़ने लगते हैं
तो जिन कंपनियों के शॉर्ट साइकिल कैश फ्लोज हैं या फिर जियोपॉलिटिकल इश्यूज होती है तो कमोडिटीज हैं, तो क्या है कि भाई काफी सिक्लिकल कंपनीज और काफी कमोडिटी कंपनीज क्योंकि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस या पीएसयूज में आती हैं, तो उसकी वजह से काफी एक मूवमेंट आपको देखने को मिला। तो वो एक्चुअली एक सेक्टोरल मूवमेंट नहीं था, वो एक मैक्रो इंटरेस्ट रेट्स और माहौल को लेकर के मूवमेंट देखने को हमको मिला। लेकिन अगर आप फंडामेंटली बॉटम अप बेसिस पे देखें, और जैसा अगर आप टेलविंड्स की बात कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कैपिटल मार्केट कंपनीज में बहुत बढ़िया टेलविंड है, आने वाले 3-4 साल भी रहेगी। और दूसरी बात जो मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, शेयर प्राइसेस में वॉलेटिलिटी और शेयर प्राइसेस में सिक्लिकलिटी है, क्योंकि लोगों को लगता है कि भाई जब बाजार गिरेगा तो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज और ब्रोकिंग कंपनीज और डिपॉजिटरीज और एक्सचेंजेस का नुकसान होगा, ऐसा लोगों को लगता है। शेयर प्राइसेस सिक्लिकल है, लेकिन इनका जो बिजनेस है और इनका जो मुनाफा है उसमें ग्रोथ रेट फास्ट और स्लो हो सकता है, लेकिन बिजनेस जितना लोग सोचते हैं उतना सिक्लिकल नहीं है। और इसमें जो हमारा ब्याज दर गिरने की वजह से, डिजिटाइजेशन की वजह से, और जो हम लोग का यंग पॉपुलेशन है उसकी वजह से जो मूवमेंट है, लेकिन मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। 25 साल पहले मैंने अपना करियर स्टार्ट किया तो मुझे ऐसा बोला गया था कि आप पीपीएफ में पैसा लगाइए, पोस्ट ऑफिस में पैसा लगाइए। आज का जो यूथ है इनका जैसे बोलते हैं हैबिट्स चेंज विद जनरेशंस, तो ये सब लोग क्या बाजार से इसलिए नहीं जुड़ रहे हैं कि आपका निफ्टी 25,000 पे है। निफ्टी 25 के बदले 22 होगा तो थोड़ा कम ज्यादा मूड होगा, लेकिन जुड़ेंगे तो सब बाजार में ही। तो सबसे लंबा सस्टेनेबल टेलविंड मेरे को लगता है कैपिटल मार्केट के लिए। ठीक है, डन सर, पॉइंट टेकन। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने आज हमारे लिए समय निकाला। और आपको, आपके पूरे परिवार को, आपकी टीम को हमारे तरफ से भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा लगता है आपसे बातचीत करके, बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।